हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो मास्टर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जो कि इस समय एपीएस यानी अपर निजी सचिव और इस समय लखनऊ हाई कोर्ट पे कार्यरत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं, है ना, वो एपीएस में जाना चाहते हैं या स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं या तैयारी करते हैं और वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। कुछ एक दो एग्जाम के बाद मतलब पहुंचना चाहते हैं लेकिन नहीं पहुंच पाते, कोई भी ऐसे कारण हो सकते हैं, है ना। तो इन सभी जितने भी आपकी छोटी छोटी समस्याएं हैं दोस्तों, उसको एनालिसिस करके कुछ क्वेश्चन मैंने अनुराग जी को दिए थे और उन्होंने एक एक क्वेश्चन का जवाब बहुत अच्छे से दिया है ना। कि कैसे उन्होंने टाइम टेबल बनाया, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कितनी पढ़ाई करी, कितने घंटे प्रैक्टिस करी, स्किल की कितने घंटे प्रैक्टिस करी, और जब जॉब हो जाती है तब क्या दिक्कत होती है ना, किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और जब पहले थे तो कितना एंजॉय करते थे, उनकी हॉबी क्या है। दोस्तों, बहुत अच्छा इंटरव्यू होने वाला है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलवाते हैं आपको अनुराग जी, जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की टू टेल माय स्टोरी, माय जर्नी, माय एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग एन एपीएस। तो मुझे कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड हुई हैं जिनको मैंने प्रिपेयर अभी ऐसा कुछ किया नहीं है, बट आई एम गोना रीड इट सीक्वेंस से और आई ट्राई टू आंसर देम इन द बेस्ट वे आई कुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन, सर प्रथम आप अपने बारे में बताएं। मेरे बारे में मैं बताता हूँ, मैं बहुत ही नॉर्मल सा इंसान हूँ और यहाँ काफ़ी कह सकते हैं डिफरेंट हूँ थोड़ा बाकी लोगों से, क्योंकि मेरी जनरली नॉर्मली किसी से खास पड़ती नहीं है और आई स्ट्रगल अ लॉट टू फाइंड पीपल लाइक मी जिनका टेस्ट एंड थिंकिंग मेरे तरीके से हो, और थोड़ा म्यूज़िक में इंटरेस्ट है। आई एम ऑल्सो गिटारिस्ट एंड और घूमने फिरने का काफ़ी शौक़ है और थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप का इंसान कह सकते हो। इतना ज़्यादा मोह माया में मैं परेशान नहीं रहता, तो बहुत ही नॉर्मल सा इंसान हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने स्कूलिंग कहाँ से की? मैंने स्कूलिंग अपनी की है सनबीम भगवानपुर वाराणसी से। जिन्होंने सुना होगा शायद सनबीम की चेंज, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। और हाँ, मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई। 2012 में मैंने 12th पास किया। उसके बाद स्टोनो शॉर्ट हैंड के बारे में आपको कहाँ से पता चला? वेल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। एक्चुअली मैं उतना कुछ बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहा हूँ शुरू से, तो मैं आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और गवर्नमेंट जॉब का एक था शुरू से कि हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। तो फिर जैसा सबको यूजुअली जो भी नए नए बच्चे होते हैं ग्रेजुएशन करके आते हैं, उनको क्रेज़ यही रहता है कि एसएससी बैंकिंग ये सभी पता होता है। तो सिमिलरली मैंने भी ऐसे महिंद्रा कोचिंग ज्वाइन की, वहाँ से थोड़ा सा एक्सपोजर मिला, पता चला चीज़ों के बारे में। तो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल इन सब की तैयारियों में मैं भी लग गया। देन आई वॉज रियली डिटरमाइंड कि हाँ जॉब करनी है, और थोड़ा फोकस तरीके से पढ़ाई कर रहा था। तो वहाँ से थोड़ा एसएससी का सिलेबस वगैरह के बारे में पता चला, एक्सपोजर हुआ। तो वन नाइट क्या हुआ कि मैं फेसबुक पे ऐसे ही लोगों को स्टॉक कर रहा था कि हाँ बातें करते हैं, जिन्होंने क्रैक किया है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो फिर वन नाइट क्या हुआ, एक बंदे से मेरी बात हो रही थी। ही वॉज इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मेरा भी टारगेट वही था यार, क्या लाइफ होती है, फॉरेन जाना को मिलेगा, एंड बहुत ही अच्छा लगा सब कुछ। तो फिर काफ़ी देर बात होने के बाद उसने मुझे बोला कि ही वॉज अ पीए एंड आई वाज लाइक पीए। तो फिर मुझे तो लगा कि वो एएसओ रहा होगा, क्योंकि सीजीएल में उसी पोस्ट पे चयन होता है। तो फिर तो उसने मुझे बताया। देन आई रिसर्च अबाउट इट कि फिर मैंने जाना कि इसमें इंग्लिश नहीं होती, मैथ्स नहीं होती, सॉरी इंग्लिश होती है 100 मार्क्स की, 100 क्वेश्चंस।
तो आई वॉज रियली ग्लैड एट दैट पॉइंट एंड आई वॉज वेरी श्योर कि आई एम गोइंग टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और पता चला शॉर्ट हैंड का वो होता है, टेस्ट होता है, और शॉर्ट हैंड इज़ जस्ट अ स्किल। और मैं शुरू से इतना स्किलफुल बंदा रहा हूँ कि मुझे स्किल्स कैसे एक्वायर करनी है मुझे पता है। स्किल्स इज़ ऑल अबाउट, आप कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, लिटरली कोई भी इंसान कोई भी स्किल एक्वायर कर सकता है। और इट टेक्स इज कि प्रैक्टिस, आप कितना टाइम उसको दोगे, आप जितना टाइम दोगे, दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर कि इफ़ यू प्रैक्टिस समथिंग यू गेट बेटर एट दैट। तो मैंने ये सोच लिया था कि अच्छा, अगर पहले तो मैंने ये सोचा कि शॉर्ट हैंड सीखने में कितना टाइम लगता है, यूजुअली आंसर यही मिल रहे थे कि 1.5 साल के अराउंड लग जाता है। तो आई वाज कि मैं इसको और जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी सीखूंगा, क्योंकि जितना मैं उसको टाइम दूंगा वो मुझे उतना आएगा। तो आई वाज, मेरी शुरू से माइंडसेट यही था। तो फिर आई वाज रियली पम्प्ड अप कि निकालना है भाई, इसको निकालना है। तो बहुत ही मोटिवेशन के साथ, और थ्रू आउट द ईयर मेरा बहुत ही मोटिवेशन हाई रहा। और भी कई रीजंस थे मोटिवेशन के। तो ऐसे पता चला मुझे शॉर्ट हैंड के बारे में, और ऐसे मैं इस फील्ड में आया। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आप कितने प्रयास में हाई कोर्ट APS के पद पर चयनित हुए? वेल, आई वाज लकी इनफ टू क्रैक दिस हाई कोर्ट APS एग्ज़ाम इन माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। और सच बोलूँ तो बीइंग ऑनेस्ट, तो मैं ये एग्ज़ाम उस दिन देने गया था एक्सपीरियंस के लिए। बट यू नो, खुदा भी देखता है कि अगर बंदा मेहनत कर रहा है तो उसको दे दो। बिकॉज लिटरली हार्ड वर्क तो बहुत किया हूँ, इसमें नो डाउट। इसमें मुझे और मेरे साथ के जितने भी आए हैं सबकी अपनी स्ट्रगल स्टोरी थी। और काफ़ी लोग तो कई जगह जॉब कर रहे थे पहले। मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी, प्लस एक फेलियर का टैग भी लगा हुआ था। तो आई वॉज वेरी सीरियस फॉर अबाउट दिस एग्ज़ाम। और APS से भी काफ़ी मेरा इमोशंस जुड़े हुए हैं उसको, तो उसके लिए भी मैंने बहुत हार्डकोर मेहनत की थी। मैंने बस 3 महीने में पहली बार मैंने पहली बार इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, सब कुछ प्री का सिलेबस 3 महीने में मैंने एकदम हार्डकोर तरीके से पढ़ के क्रैक किया, प्री निकाला। उसके बाद फिर 1 साल का डिले था शायद उसमें स्किल में, तो उसको भी दिया। बट मेरा इतना ज़्यादा हाथ शिवर कर रहा था नर्वसनेस के मारे, क्योंकि जब आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड हो जाते हो तो काफ़ी अंदर डर आ जाता है। तो फिर भी मेरा प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी थी, प्रेसिडेंट की स्पीच आई थी प्लस, तो इट वाज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसलिए मेरा 1% से रह गया था, तो दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग। तो उसके बाद फिर मैंने फिर से प्रिपेयर की, और दूसरे टाइम भी अराउंड 150 के अराउंड मेरे मार्क्स आए थे प्री में। और जो स्किल की मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तभी APS का फॉर्म आया एंड ज्वाइनिंग भी हो गई। सब कुछ इसका 6 महीने के अंदर हो गया। तो अच्छा था एक्सपीरियंस। और इसके लिए भी मैंने थोड़ा फोकस्ड होके उसको छोड़ के इसके प्री पे फोकस किया, क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा टेढ़ा है। तो फिर हो गया, अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इस समय ड्यूटी के दौरान किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? वेल, APS का मतलब होता है एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी। तो ये सेक्रेटरीज कैडर होता है हमारा एक। प्रमोशन हो के भी आप सेक्रेटरी रहेंगे, बट अलग अलग लेवल पे जाते रहेंगे, काम आपका यूजुअली वही रहेगा। तो फिर दिक्कतें तो डिपेंड करती हैं कि आप किस जज के साथ अटैच्ड हो। कुछ जजेस होते हैं कि बहुत लंबा लिखवाते हैं, बहुत काम रहता है उनके चैम्बर में, दिन भर आप काम करते रहोगे, टाइप करते रहोगे। कुछ जजेस का ऐसा है कि उतना काम नहीं रहता उनकी कोर्ट में। और कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो देर तक रुकते हैं, कुछ जजेस ऐसे होते हैं जो जल्दी चले जाते हैं। तो आपको रुकना पड़ेगा, जब वो जाएंगे तभी आप जा पाओगे। कुछ जजेस थोड़े से हार्श होते हैं, कुछ जजेस बहुत ही पोलाइट होते हैं। तो ये आपकी लाइफस्टाइल जो होती है वो आपके जज के ऊपर डिपेंड करती है, जो चेंज होती रहती है। आप अपने पूरे सर्विस के दौरान बहुत जजेस को देखोगे। तो करेंटली मैं जहाँ पे हूँ तो मेरा ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा सा लेट हो जाता है आने में। और कुछ जजेस ऐसे भी होते हैं कि जो छुट्टियों में भी बुला लेते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मूड अपसेटिंग सा हो जाता है। बट क्या करिए, आप साइंड अप फॉर दिस जॉब। तो और जॉब को मस्ती के साथ करिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए।
तो यू विल एंजॉय दिस जॉब। आपकी पढ़ाई करने की स्ट्रैटेजी क्या थी? स्ट्रैटेजी तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। वेल मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ? स्ट्रैटेजी तो थी, काफ़ी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करता था मैं। मतलब कि हर टाइम पे अपनी चीज़ों को एनालाइज करना, उसको नोट डाउन करना, कैसे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, सब चीज़ें की। और यूजुअली मैं जो आपका सिलेबस होता है उस पर ज़्यादा फोकस्ड होकर तैयारी करता था। और स्टार्ट तो मैंने एसएससी से ही की। एज सच कोई इसका मैंने एपीएस के लिए एकदम इसी के लिए वो इंग्लिश और कंप्यूटर सब कुछ नहीं पढ़ा। कंप्यूटर बहुत बेसिक सी नॉलेज आती है, ट्रिपल सी की अगर आपने पढ़ाई कर रहे हो उसकी बुक आती है, उससे कर लोगे तो आपका प्री में इसमें कंप्यूटर आता है, तो आपका कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। और इंग्लिश में मैंने पर्सनली फॉलो किया था मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। उसमें चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे। और मैंने ट्रस्ट मी इंग्लिश अगर आपकी कितने से कितनी बुरी है, ग्रामर देखो एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। अगर आपकी कितनी भी अच्छी है इंग्लिश, बट ग्रामर में रूल्स होते हैं, आपको तरीके से करना होता है चीज़ें। तो मेरी इंग्लिश ठीक थी, बट जब मैंने ग्रामर देखी तो ग्रामर वॉज बहुत कुछ होता है उसमें, रूल्स बहुत सारे होते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर उसको आपको तरीके से ही चलना पड़ता है। तो इंग्लिश का तरीका मेरा यही था, चैप्टर वाइज उठाता था और पहले तो पूरी बुक को चैप्टर करके पढ़ा, उसके बाद पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड वो सब किया। उस पर थोड़ा सा कमांड हुआ 2-3 बार पढ़ने के बाद। फिर अपने से एक ब्लैंक कॉपी ली, उस पर चैप्टर वाइज जो जो इम्पोर्टेंट रूल्स लग रहे हैं हर चैप्टर का लिखते गए। उसके बाद बुक मैंने बंद कर दी। उसके बाद बस मैं अपनी जो नोट्स बनाए थे रूल्स के, उसको रोज़ 2-3 चैप्टर एक बार में रिवाइज करता था और बस प्रैक्टिस करता था। किरण एक बहुत अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए, तो उससे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत अच्छा है किरण, मैंने उसी से की। और बस ये है कि रूल्स आपको बार बार पढ़ना है। मैं लिटरली रोज़ रूल्स पढ़ता था। इट्स ऑल अबाउट रिवीजन, कि अगर आप पढ़ तो रहे हो मगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत रिवीजन चाहिए होता है, तभी वो चीज़ें याद होती हैं। ऐसे कुछ नहीं याद होता, सब भूल जाओगे। और वोकैबुलरी में भी यही है। इंग्लिश के बेसिकली 3 पार्ट हैं, एक तो आपका कॉम्प्रहेंशन हो गया, एक वोकैब हो गई और आपका ग्रामर हो गया। कॉम्प्रहेंशन के लिए अगर आपका कॉम्प्रहेंशन बोले तो आप कुछ पढ़ के कितनी जल्दी उसको समझ जा रहे हो, दैट इज़ कॉम्प्रहेंशन। तो उसकी आप प्रैक्टिस न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल्स उठा लो, कोई भी उसको पढ़ के समझने की कोशिश करो। नहीं तो आप किरण वगैरह में भी काफ़ी दिया रहता है, उसको आप प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस ही है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा लगातार। अगर आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो तब भी थोड़ा सा ब्रेक लो, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही इंग्लिश में थोड़ा सा आपको बस परसिस्टेंटली आपको लगातार करते रहना है प्रैक्टिस, तो हो जाएगा। रूल्स याद हो जाएंगे, बार बार पढ़ोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, सब आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंग्लिश ऐसे हो गई। सिमिलरली रीजनिंग का भी यही है, आप प्रीवियस ईयर के देख लो कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग तो खैर इसमें नहीं आती है एपीएस में, जीएस ही रहता है। तो रीजनिंग एसएससी में आती है, तो रीजनिंग भी आप उसका पैटर्न देख लो, कैसा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो फिर इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, तो बार बार प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा आराम से। और जीएस के लिए मैंने एक युवा करके मैगज़ीन आती है, उससे बहुत ही अच्छी मैगज़ीन है और बहुत ही हेल्पफुल होगी वो सभी के लिए। मैं बता रहा हूँ, एसएससी हो गया, उसमें आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, प्लस जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं जीएस के जनरल क्वेश्चंस, वो सब उसमें हर मैगज़ीन में आते रहते हैं। महीने में एक आती है, इंग्लिश में भी आप ले सकते हो, चाहे तो हिंदी में ले सकते हो। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और इन सब एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए तो सबसे बढ़िया है। और थोड़ा सा एक 20 रुपये की अरिहंत की जीएस आती है, उसको भी ले लो, उससे थोड़ा सा पढ़ लो तो बेसिक चीज़ें कवर हो जाती हैं। आप किस वर्ष चयनित हुए एपीएस पद पर और आपकी एज क्या थी? अच्छा, वेल
मैं चयनित हुआ हूँ। 2018 का एडवर्टीज़मेंट था, अराउंड दिसंबर में शायद इसकी वैकेंसी आई थी। 2019 में 19 में इसकी जॉइनिंग हुई थी। 7 जून को मैंने ज्वाइन किया था, मुझे याद आ रहा है, 7 जून 2019। और 2017 में मैं ये भी मेंशन करूँ, 2017 में मैंने शॉर्ट हैंड स्टार्ट की थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा कह सकते हैं। और मेरी एज अराउंड वही 24 के करीब थी। मेरी एज 24 साढ़े 24 ऐसे थी। 94 की डेट ऑफ बर्थ है मेरी। और आप अपने फैमिली के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए कि आपके प्रति आपके फैमिली का क्या योगदान है। ओके, वेल मेरे फैमिली का तो बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे मॉम डैड का बहुत बड़ा योगदान रहा। दे वर रियली सपोर्टिव। और एज आई टोल्ड, मैं अपने पास के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। उतना ज़्यादा मैं ब्राइट स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, बहुत जगहों पे फेलियर्स देखे हैं, तब मैं यहाँ पे आया। और इसमें भी आने के बाद मैं कुछ बेस्ट ही करना चाहता था कि मैं एवरेज वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। तो फिर इस पोस्ट पे मेरी काफ़ी नज़र थी, बहुत अच्छे से नज़र थी कि हाँ, दिस पोस्ट वॉज रियली गुड शॉर्ट हैंड की फील्ड में। तो और मेरे मॉम डैड ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया, मैं बता नहीं सकता। दे वर रियली मोटिवेटिंग कि मैं, और डिस्ट्रैक्ट भी होता था कभी दोस्तों के साथ ज़्यादा आना जाना हो, तो दे यूज्ड टू टेल मी कि स्टे फोकस एंड ऑल दैट। बहुत ही स्वीट सपोर्ट रहा घर वालों का, बहुत ही अच्छा था। ओके, और मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन बनारस से की, कोई ऐसे बड़े शहर में जाके कुछ ऐसा कुछ नहीं किया। बनारस में ही मैं बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, बिकॉज मेरी मदर BHU बनारस सुना होगा आपने, वहीं पे जॉब करती हैं, तो शुरू से वहीं रहे। और वहीं पे छोटी सी कोचिंग में पढ़ाई की, सब कुछ किया। एंड वहाँ मेरी जहाँ कोचिंग में पढ़ता था, वहाँ पे भी 2-3 सिलेक्शंस ही हुए हैं प्रायर मुझसे। तो आई वॉज द फर्स्ट गाय टू क्रैक APS फ्रॉम दैट कोचिंग। और या तो कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं होता और कि आप इधर जाके तैयारी करो, उधर बहुत छोटी सी कोचिंग थी, बस एक बार आप सीख जाओ। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस को दिमाग में रखो, लॉ ऑफ प्रैक्टिस को जानो। व्हाट यू प्रैक्टिस यू गेट बेटर एट दैट। तो जितना आप टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो, बस एक माइंडसेट के साथ करो, और जितना फोकस रह के पढ़ाई कर सकते हो करो। नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत आते हैं, बट यू हैव टू स्टिक टू योर वैल्यूज़, योर प्रिंसिपल्स दैट यू हैव सेट। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। जब आप कॉलेज में थे तो उन दिनों की कोई यादें बताइए जो आपको अभी भी याद आती है। कॉलेज की यादें मैं क्या बताऊँ, कॉलेज में तो इतनी मैंने यादें बनाई हैं कि पूछो मत। तो बहुत स्वीट यादें रही दोस्तों के साथ, सबकी होती हैं। वो दिन कॉलेज के कहाँ वापस आ पाते हैं। कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, दे आर द बेस्ट टाइम्स। तो अच्छा था सब कुछ। अब मैं सच कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई इंसिडेंट मैं क्या ही मेंशन करूँ। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप APS पद के लिए चयनित हुए हैं तो आपकी सैलरी ग्रेड पे क्या है? अक्सर सब यही पूछते रहते हैं। वेल, ग्रेड पे तो ये 4800 ग्रेड पे है, लेवल 8। और या तो लेवल 8 की है, सैलरी अच्छी है। सैलरी में क्या बताऊँ, 60+ आपको मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे। उसके बाद इंक्रीमेंट वगैरह लगते हैं, प्लस पेट्रोल अलाउंसेस मिलता है, 50 लीटर पेट्रोल हर महीने। सही है यार, ओवरऑल सब बढ़िया है। APS से प्राइवेट सेक्रेटरी बनने में मिनिमम कितने ईयर्स लगते हैं? क्या कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भी होता है प्रमोशन के लिए? नहीं, कोई भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं होता है प्रमोशन के लिए। बस आप अपना ACR ठीक रखिए। ACR बोले तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो आपके जिन जजेस के साथ आप अटैच रहोगे वो हर साल आपका बना के देंगे। तो आप बहुत अच्छे से उसको अच्छा रखिए, और उसके बाद आपकी एक ग्रेडेशन लिस्ट बनती है, उसी के हिसाब से आपका प्रमोशन होता है।
जब जिसका नंबर आएगा जो ऊपर से रिटायर होता जाएगा वैसे वैसे आपका प्रमोशन होता जाएगा। और अभी सुनने में ये आ रहा है कि एपीएस की वैकेंसीज कैंसिल होने वाली है और डायरेक्ट प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी आएगी। बट देखिए अभी इसकी फाइल थोड़ी सी फंसी हुई है, क्या होता है क्या नहीं, टाइम विल टेल। मैं इस पे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। क्या एपीएस पद पर ट्रांसफ़र संभव है? ट्रांसफ़र नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ट्रांसफ़र नहीं। आप इसकी वैकेंसी आएगी, आप इस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करो, क्लियर करो, आप एपीएस बन जाओगे। कोई ट्रांसफ़र वाली चीज़ नहीं। एपीएस पद पर चयनित होने के बाद आप किस हाईएस्ट पोस्ट तक पहुंच सकते हैं? वेल देखिए, प्रमोशन जो नॉर्मली होते हैं वो ऐसे होते हैं, एपीएस हो गया, उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्रेटरी होगी जो 5400 ग्रेड पे होती है। उसके बाद आप प्राइवेट सेक्रेटरी तक आप एक क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर रहोगे। एपीएस भी एक क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। उसके बाद फिर आपके आगे रजिस्ट्रार वर्ड लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप बनोगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी, जो क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर रहेगा। 6600 ग्रेड पे की जॉब है वो। और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी के बाद आप बनोगे डिप्टी रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी, और उसके बाद जॉइंट रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी, और उसके बाद फिर आप फाइनली रजिस्ट्रार कम प्राइवेट सेक्रेटरी बनोगे। और बीच में भी 1-2 पोस्ट होती हैं, स्पेशल पोस्ट, जो जज के रिकमेंडेशन पे आप उस पर बन सकते हो। तो हाई कोर्ट एपीएस के सिलेबस के बारे में कुछ बताइए। सिलेबस तो यार आप लोग नेट पे देख सकते हो। सिलेबस यही बेसिक सा है, पार्ट 1 पार्ट 2 एग्ज़ाम होते हैं। उतना ध्यान भी मेरे भी नहीं रहा, बट स्टिल मुझे जितना याद है मैं बताना चाहूँगा। तो आपका इसमें प्री में रहता है कि 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं इंग्लिश से, जीएस से और कंप्यूटर से। जो 60 मार्क्स का इसका एक कुछ इनका तरीका होता है स्कोर बनाने का। हर सेक्शन से कुछ पॉइंट्स बनते हैं, तो 60 मार्क्स के अंदर ये 90 क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद बाकी 40 मार्क्स का जो पार्ट बी एग्ज़ाम होता है उसमें आपका जो पिटमैन की हम लोग शॉर्ट हैंड सीखते हैं, उसमें से मतलब आप समझ लो 150 से लेके 220 वर्ड तक के जितने ही पैराग्राफ हैं उनको आप एकदम बाय हार्ट याद कर डालो। और याद करने का तरीका यही है, बार बार उसको पढ़ो, बार बार उसको रीड करो, कोशिश करो बार बार उसको करने की। और एग्ज़ाम से पहले काफ़ी बार उसको इतनी बार पढ़ लो कि वो आपके मेमोरी में एकदम स्टोर हो जाए। तो वो आपका 40 मार्क्स का हो जाएगा। वो उसको आपको ट्रांसक्राइब करना है पेपर पे बाय पेन। आपको वो शॉर्ट हैंड का पैसेज आएगा एग्ज़ाम में, उसको आपको ट्रांसक्राइब करके इंग्लिश में लिखना है। तो फिर ये आपका 100 मार्क का हो गया एक एग्ज़ाम। उसके बाद इसको आप क्लियर करोगे तो आप जाओगे स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट में आपका शॉर्ट हैंड का डिक्टेशन आता है, 500 वर्ड्स का रहता है, 5 मिनट का डिक्टेशन होता है शायद, हाँ। तो और स्पीड 110 के करीब थी लास्ट टाइम जब मैंने दिया था। 110 से 15 फ्लक्चुएशन काफ़ी था, 115 तक भी गया था स्पीड। तो आप 120 की स्पीड लीगल मैटर आप प्रिपेयर करो अच्छे से। एक चैनल मैं सजेस्ट करूँगा, शॉर्ट हैंड डिक्टेशंस लीगल मैटर, जिससे मैंने प्रिपरेशन की थी। तो कोई बहुत अच्छा चैनल है, उससे आप प्रिपेयर करो, उससे लिखो 120 WPM स्पीड बनाओ। और फोकस रहना कि बस आप अगर इनकेस आपको छूट भी रहा है तो एग्ज़ाम में, तो आप बस लिखते रहो, पेंसिल रुके ना, डिमोटिवेट मत हो। जो छूट रहा है छूटे, आप बस एकदम लिखते जाओ, उसको वैसे एक्यूरेटली टाइप करो। और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, तो उसके लिए आपको बस बोल्ड, इटैलिक और अलाइनमेंट पे ध्यान देना है, और कुछ भी नहीं। और जैसा आपके सामने रहेगा पैसेज, एक हाई कोर्ट का कोई जजमेंट ही रहता है, उसी को टाइप करना होता है, तो आप वो करो। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है, एग्ज़ाम बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, तो हो जाएगा। आपकी हॉबी क्या है?
और कुछ स्टूडेंट्स को सजेशन। वेल मेरी हॉबीज़ तो यूजुअली मैं गिटार बजाना मुझे बहुत पसंद है, और घूमना फिरना बहुत पसंद है, और थोड़ा सा स्पोर्ट्स करना भी पसंद है, थोड़ा सा स्केटिंग वगैरह करता हूँ, टेबल टेनिस खेलता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। तो काफ़ी वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट हैं, और बस ऐसे ही है, चल रहा है। ज़्यादा किसी चीज़ में डूब नहीं जाता हूँ। हाँ, इंजॉय करता हूँ जो भी करता हूँ। स्टूडेंट्स को और कुछ सजेशन, वेल सजेशन यही है मेरी कि देर आर 4 पीस टू सक्सेस। फर्स्ट इज पेशेंस, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य दिखाना पड़ेगा, धैर्य बिना कुछ भी नहीं। सेकेंड इज परसिस्टेंस, निरंतर लगातार बनाए रखना उसको, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन किया अगले दिन डाउन, आप थोड़ा करो मगर रोज़ करो। थर्ड इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस के साथ मैं और भी ऐड करूँगा रिवीजन भी। प्रैक्टिस करते रहो, लगातार प्रैक्टिस करो। और चौथा इज पर्सपिरेशन, पर्सपिरेशन बोले तो पसीना आपका बहना चाहिए, इतनी मेहनत करो। तो ये 4 पीस को आप अपने जीवन में उतार दोगे तो सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। और पॉजिटिव रहो, बहुत डीमोटिवेट हो जाता है इंसान, आई नो, बट पॉजिटिव रहो यार। कुछ भी हो इन एनी सर्कमस्टांस, पॉजिटिव रहो कि यू विल गेट थ्रू नो मैटर व्हाट। थोड़ा सा अगर बहुत बुरा लग रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लो यार, थोड़ा सा ब्रेक लो और फिर खड़े हो। लिटरली लड़ाई है ये, दिस इज द वॉर। और इतना अंदर से रखो कि यू विल विन दिस वॉर, कोई आपको हरा नहीं सकता। इतना इतना अंदर से अपना स्ट्रांग रखो सब कुछ। और आप अच्छा, इसी में एक्सटेंडेड क्वेश्चन था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि वे किस प्रकार पढ़ाई करें कि सफलता प्राप्त करने के लिए उन्हें धक्के परेशानी ना खाना पड़े। यार देखो, धक्के परेशानी तो खानी पड़ती है, बस आप किस एटीट्यूड से उसको डील कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। बहुत धक्के परेशानी मैंने भी खाया यार, ऐसा नहीं कि बहुत स्मूथ राइड थी मेरी यार, रात भर पढ़ाई की है। ऐसा नहीं है कि बहुत थी मेरे साथ प्रॉब्लम थी, बहुत कुछ भी प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऐसा, बट मैं बहुत ही फोकस्ड रह के पढ़ाई की, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहा मेरे लिए। और हर सबकी एक अलग अपनी स्टोरी होती है, सबका एक अपना एक अलग मोटिवेशन रहता है। मेरा भी था, क्योंकि मैंने बहुत लापरवाही की है लाइफ में, बट एक टाइम पे जब आँख खुली तो तब कोई मेरे पास फालतू के काम का कोई भी स्पेस नहीं था। बट मैंने 2 साल मेहनत की, 2 साल पूरी जान से मेहनत की, एकदम फोकस्ड होकर मेहनत की। और एक सबसे बड़ा सजेशन मैं देना चाहूँगा मेडिटेशन का, जो जिसकी वजह से मैं आज जो भी हूँ, बहुत बड़ा रोल रहा उसका, मेडिटेशन का। और मैं सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करूँगा कि आप भी मेडिटेशन के बारे में जानें। और मैं पर्सनली आपको हेल्प कर सकता हूँ इस बारे में। आई आस्क दिव्यांश टू लिंक माय इंस्टाग्राम आईडी, तो फिर मेरे पास कुछ टिप्स हैं रिगार्डिंग मेडिटेशन। तो अगर आप उसको करोगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और बहुत ही माइंड इधर उधर, पढ़ने बैठते तो मन नहीं लगता, मन को एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं कि मन पे कंट्रोल कैसे पाना है। तो मेडिटेशन से मैंने ये चीज़ सीखी और इट वाज रियली हेल्पफुल, और इट वर्कड आउट मिरेकल्स लिटरली। और मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करते टाइम। बार बार आप सोचते रहोगे, ख्वाबों की दुनिया में रहोगे, तो दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क आउट। तो एक शांत मन के साथ पढ़ाई करनी होती है, पेशेंस के साथ पढ़ाई करनी होती है, और ऐसे ही होती है पढ़ाई। तो आप या यही था, ओवरऑल जर्नी मेरी ऐसी रही। और अभी भी चल रहा है, जॉब चल रही है, सुबह ऑफिस जाता हूँ, शाम को घर आ जाता हूँ, जितना टाइम मिलता है थोड़ा अपने हॉबीज़ को देता हूँ। तो बस यही है, हर स्टेज को एंजॉय करते रहो, क्योंकि इंसान अगर हर टाइम
आगे का सोचता रहेगा, ख्वाहिशें बुनता रहेगा, तो वो कभी इन्जॉय नहीं कर पाएगा लाइफ को। इसलिए जस्ट प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट को, एक एक दिन को इन्जॉय करते रहो। लिव योर लाइफ डे बाय डे, वाला फिनोमेना। एक एक दिन को जीते रहो, इन्जॉय करते रहो। और यस, और माई बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द डिजर्विंग स्टूडेंट्स जो मेहनत कर रहे हैं, उनको गारंटेड सक्सेस मिलेगी और दे विल रॉक। चलिए, तो इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। आधे घंटे का टॉक हो गई काफ़ी, तो इट वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल। तो मैंने कोशिश किया कि जितना बता पाऊँ। बाकी ये आप खुद पढ़ाई कर रहे हो, खुद आपके नए नए रास्ते मिलेंगे, नई नई चीज़ें, सब कुछ एक्सपीरियंस करो खुद से। तो फिर बस ट्रस्ट बनाए रखना खुद पे, अपनी मेहनत पर ट्रस्ट बनाए रखो कि सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। चलिए, थैंक्स अ लॉट।